एपिसोड 451 टू 460। क्रैकल। एडम ने ओसाना की ओर देखने से पहले अपने मुंह में एक टुकड़ा डाला और पूछा, तो तकनीकी रूप से 12 शाखाएं प्रथम रिंग में सब कुछ नियंत्रित करती हैं, है ना? ओसाना ने सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, फर्स्ट रिंग 9 विंग में विभाजित है। अभी हम 7वें विंग में हैं। यहाँ मुख्य परिवार वुरहेन परिवार है। एडम ने थोड़ा हैरान होकर अपनी भौहें उठाईं। वुरहेन परिवार? रुको, क्या वे भी 12 शाखाओं में से एक हैं? ओसाना कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हाँ। एडम भ्रमित होकर अपने सिर के पीछे खुजलाने लगा तथा स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। मैंने सोचा था कि सभी 12 शाखाएं पहले विंग में रहती हैं। मेरा मतलब है, आपने कहा कि पहले रिंग में विंग के बीच धन में बहुत अंतर है। ओसाना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, जिससे पता चला कि एडम सही था। ये सच है, हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन पहले विंग के एक औसत परिवार और 9वें विंग के एक परिवार के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है जितना कि पहले रिंग के एक परिवार और झुग्गी झोपड़ियों के एक परिवार के बीच का अंतर है। एडम कुछ कह पाता इससे पहले ही वह झुग्गी झोपड़ियों से तुलना सुनकर क्रोधित हो गया, लेकिन ओसाना ने उससे पहले ही बता दिया, मुझे पता है कि यह तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि फर्स्ट रिंग में रहने वाले किसी भी परिवार के पास, चाहे वह किसी भी विंग का हो, एक अच्छा आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा है, लेकिन पैसे के अलावा भी ताकत है। एडम ने अपनी बांह को चौड़ा करके नाक से कुड़ी। चलो, झुग्गी झोपड़ियों में लोग अक्सर भूखे मरते हैं, ठंड से ठिठुरते हैं और यहाँ तक कि गर्म पानी से नहाना भी एक आम समस्या है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, मुझे एहसास है कि दोनों में अंतर है, लेकिन एडम ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर आगे कहा, अगर आपके पास धन की समस्या नहीं है तो आपके पास 2 मंजिला घर या हवेली होने से क्या फर्क पड़ता है? आपके पास एक कार है या 10? भोजन, पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी आराम जैसी ज़रूरतें हैं। बाकी सब विलासिता है जिसके लिए फर्स्ट रिंग के लोगों के पास पैसा है। ओसाना ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। वह एक क्षण के लिए रुकी और फिर हल्के से सिर हिलाया। एडम, मैं तुम्हें समझता हूँ, सचमुच समझता हूँ, और मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता था या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के कठिन जीवन को कमतर आंकना चाहता था। बात बस इतनी है, लोग अतृप्त प्राणी हैं और तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ओसाना ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, पहले समूह के आम लोग भी किसी न किसी के प्रति जवाबदेह हैं और अपना पेट पालने के लिए हर दिन काम पर जाते हैं। व्यापारियों और अमीर परिवारों के पास बहुत पैसा है और वे महंगी चीजें खरीद सकते हैं। फिर ओसाना ने एडम को घूर कर देखा। कुलीनों के पास पहले से ही कुछ शक्ति है क्योंकि उनके पास क्षेत्र हैं और राजनेताओं, सेना और फैंटम से उनके संबंध हैं। और 12 शाखाओं की तुलना में वे केवल छोटे हैं। ओसाना ने कंधे उचका दिए। एडम, मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं ओसाना डी रूजेट हूं। मैं उनमें से एक हूं। 12 शाखाओं के लिए पैसा कोई समस्या नहीं है, नहीं यह मुख्य लक्ष्य है। 12 शाखाएं न केवल अपने क्षेत्रों में बल्कि पूरे गढ़ और मृत भूमि में सत्ता चाहती हैं। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ओसाना ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए आह भरी। आपने मान लिया कि सभी 12 शाखाएं पहले विंग में हैं, ये सच नहीं है। प्रत्येक विंग में एक परिवार है जो अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। समझने के लिए, जिस पार्क से हम गुजरे, ये कैफे और बहुत सी अन्य चीजें वुरहेन परिवार की हैं। एडम ने गला साफ किया। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि 12 शाखाओं में से प्रत्येक के पास कितनी शक्ति है। वास्तव में 12 शाखाओं का प्रभाव केवल प्रथम रिंग या पंखों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे गढ़, द्वितीय और तृतीय रिंग तथा यहाँ तक कि मलिन बस्तियों तक फैला हुआ है। ओसाना ने एडम की ओर ऐसे इशारा किया जैसे वह उसकी रुचि की कोई बात जानती हो। येलो शार्क, आप इससे परिचित हैं, है ना? एडम ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। वह उलझन में था कि ओसाना ने उससे कुछ ऐसा पूछा है जो केवल उसके जैसा कोई ही जान सकता है। बेशक मैं। येलो शार्क सबसे लोकप्रिय और व्यवहारिक रूप से झुग्गियों में एकमात्र सामान्य किराने की दुकान है। वहाँ कीमतें बहुत कम हैं और कम से कम कुछ विकल्प तो हैं। हालांकि थर्ड रिंग की एक सामान्य दुकान की तुलना में यह अभी भी पूरी तरह से कचरा है। एडम की नज़र थोड़ी गहरी और गहरी हो गई। उसे अच्छी तरह याद था कि वह और उसका परिवार सैकड़ों बार येलो शार्क के पास आए थे। वह स्टोर सबसे बढ़िया था जिस पर वे भरोसा कर सकते थे और वास्तव में येलो शार्क ने उन्हें कई बार सस्ते दामों पर, भले ही कम गुणवत्ता वाला खाना उपलब्ध कराकर बचाया था। तो येलो शार्क, सभी दुकानें, ये पूरी कंपनी किसी झुग्गी झोपड़ी के व्यवसाय या सरकार की नहीं, बल्कि बालो परिवार की है। वे 8वें विंग में मुख्य लोग हैं। एडम को एक झटका लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन के ज्यादातर समय में उसका परिवार येलो शार्क से खाना खरीदता था, जिससे बालो परिवार को थोड़ा मुनाफा होता था। अरे, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों से पैसा क्यों कमाएंगे?
एडम ने सोचा कि ओसाना उससे सहमत होगी, लेकिन इसके बजाय वह केवल मुस्कुराए। एडम इस प्रतिक्रिया से हैरान था। ओसाना ने अपना सिर हिलाया। एडम, शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन येलो शार्क के सभी स्टो या तो शून्य लाभ पर चल रहे हैं या नकारात्मक लाभ पर। बालो परिवार के लिए येलो शार्क पूरी तरह से घाटे वाली कंपनी है। ओसाना के इस स्पष्टीकरण से सिर्फ एक ही चीज़ हासिल हुई, एडम के पास और भी सवाल थे। उसे एहसास हुआ कि ओसाना झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके लिए ये सुनना अजीब था कि 12 शाखाओं में से एक बालो परिवार ने झुग्गियों में घाटे में चल रही कंपनी चला रखी थी। क्यों? वे ऐसा क्यों करेंगे? एडम को विश्वास नहीं था कि बालो परिवार के सदस्यों को झुग्गी झोपड़ियों के लोगों की परवाह है, इसलिए इसके पीछे कोई और कारण अवश्य होगा। ओसाना कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 12 शाखाओं के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों जैसी छोटी चीज़। रुको, एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बस मुझे ये बताओ कि वे येलो शार्क को क्यों रखते हैं या वे कीमतें क्यों नहीं बढ़ाते। ओसाना ने अपनी थोड़ी को मुड़ी हुई बाजुओं पर टिकाते हुए चालाकी से मुस्कुराए। ये बहुत आसान है, उनके लिए ये नुकसान झुग्गी झोपड़ियों के विशाल क्षेत्रों के किराए से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह आपको समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आता है। कोई भी क्षेत्र प्रभाव है, ऐसे क्षेत्रों में व्यापार कनेक्शन और जानकारी है जो अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है। एडम ने अपना हाथ हल्का सा हिलाते हुए अपनी भौं उठाए। कैसा? ओसाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम सस्ते श्रम के रूप में अपने दल में युवा पुरुषों की भर्ती करने या स्पार्क वाले युवा पुरुषों को खोजने के बारे में क्या सोचते हैं ताकि उन्हें अपना फैंटम बना सकें? आगे बढ़ो और पूछो, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एडम ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। भाड़ में जाओ, प्लेग रीपर, तुम इतनी जल्दी हार नहीं सकते थे। तुम्हारी वजह से मैं कहाँ पहुँच गया। क्या मुझे इस सिरदर्द की ज़रूरत थी? एम्पायर पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो बालो परिवार, वुरहेन परिवार और अन्य 12 शाखाएं प्रथम वलय के 9 पंखों के बीच स्थित हैं, है न? एडम ने स्पष्ट किया। ओसाना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शांति से सिर हिलाया। उनका प्रभाव पूरे अपर रिंग में फैला हुआ है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियाँ भी अपवाद नहीं हैं। अरे, मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने जीवन के अधिकांश समय में एक विशेष परिवार के स्वामित्व वाली दुकान से किराने का सामान खरीदता रहा हूँ। एडम ने अपना गाल खुजाया, फिर उसने ओसाना की ओर देखा। बालो परिवार 8वें विंग का प्रभारी है, वुरहेन परिवार 7वें विंग का प्रभारी है जहां हम अभी हैं, लेकिन आपका क्या? रोजेट परिवार कहाँ स्थित है? ओसाना ने अपना सिर झुकाया, अपनी हथेली पर झुकी और उत्सुकता से एडम को देखा। ओह, तुमने अंततः अपनी भावी पत्नी में कुछ रुचि दिखाए। एडम ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, नाराज मत हो। जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रोजेट परिवार 3रे विंग में है। इसके बाद एडम का अगला प्रश्न आया। मैं समझता हूं कि 12 शाखाओं के प्रत्येक परिवार के पास कुछ क्षेत्र हैं जहां उनके पास शक्ति क्षेत्र और व्यवसाय हैं। उदाहरण के लिए, बालो परिवार के पास उनका पीला शार्क है। मुझे यकीन है कि यह उनका एकमात्र व्यवसाय नहीं है, लेकिन फिर भी। ओसाना ने कंधे उचका दिए। कुछ ऐसा ही। 12 शाखाओं के प्रत्येक परिवार का प्रभाव इतना व्यापक है कि केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं है, लेकिन उन सभी का कोई न कोई मूल है जहां वे सबसे अधिक विकसित हैं, ये सच है। एडम ने अपनी भौहें उठाईं और उसके विचार को आगे बढ़ाने तथा अपने परिवार को संबोधित करने की प्रतीक्षा करने लगा। मैं अपने परिवार पर बहुत समय नहीं बिताना चाहता, लेकिन ठीक है। रोजेट परिवार का मुख्य हिस्सा सैकड़ों कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र की दुकानें हैं, लेकिन अन्य 12 शाखाओं की तरह मेरा परिवार पूरे गढ़ में सैकड़ों अलग अलग व्यवसायों का मालिक है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? ओसाना ने गहरी सांस ली। आपको इस बारे में अधिक सोचना चाहिए कि 12 शाखाओं के बीच किस प्रकार के संबंध हैं। जाहिर है, 12 शाखाओं की सबसे बड़ी रुचि मृत भूमि में है। ओसाना ने हल्के से हाथ हिलाया और कहा, प्रत्येक महान परिवार या तो फैंटम्स और उनके संचालकों, सैन्य, विभागीय कर्मचारियों आदि के साथ मजबूत संबंध बनाने या उन्हें भर्ती करने का प्रयास करता है। ओसाना ने कुछ देर रुककर कहा, पहले मैंने कहा था कि हर महान परिवार का कोई न कोई मूल होता है, ये हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन 12 शाखाओं का हर परिवार मृत भूमि से संसाधनों को निकालने में सक्रिय रूप से शामिल है, राक्षसों के अंगों से लेकर ऊर्जा क्रिस्टल से लेकर लाल दावत के लिए सामग्री आदि। एडम ने उलझन में अपना गाल खुजलाया। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी संसाधन विभागों यानी सरकार द्वारा ले लिए गए थे। यहाँ तक कि 12 शाखाओं को भी इन संसाधनों तक पहुँच नहीं होनी चाहिए थी, वे भी उन्हें बाकी सभी की तरह ही खरीद सकते थे। आपका क्या मतलब है? 12 शाखाएं नियमों को दरकिनार करके ऐसा कर रही हैं। ओसाना ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल नहीं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। योजना बहुत सरल है। 12 परिवार अपने दस्ते को भर्ती किए गए प्रेतों या उन लोगों से इकट्ठा करते हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं।
ऐसे दस्तों को शाखा दस्ते कहा जाता है। एडम की आंखें सिकुड़ गईं। शाखा दस्ता तकनीकी रूप से वे मृत भूमि में 12 शाखाओं के प्रभाव को फैलाने के लिए व्यक्तिगत दस्ते हैं, है ना? ओसाना ने स्वीकृति भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मिशन की कठिनाई और राक्षसों की ताकत के आधार पर शाखा दस्ते सीधे महान परिवार से धन प्राप्त करते हैं। फिर जब वे मृत भूमि से लौटते हैं और सेना अपने लूट के माल को इनाम के लिए बदलना चाहती है तो शाखा दस्ते उन्हें मना कर देते हैं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा। तकनीकी रूप से उसने कुछ बार ऐसा ही किया था। अगर फैंटम चाहता तो लूट का माल अपने पास रख सकता था, ऑपरेटर बातचीत कर सकता था, लेकिन आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती थी। आखिरकार एडम खुद को प्लेग रीपर, अपना कोट और दरांती भी दिलवा सकता था। बेशक इससे एडम का इनाम कम हो गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना, जिंदा रहना और मिडनाइट क्रिस्टल हासिल करना था। इससे भी अधिक, ओसाना ने आगे कहा, फिर भी राक्षसों को नष्ट करने और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए फैंटम को पुरस्कृत किया जाता है। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, फैंटम्स के लिए ब्रांच स्क्वाड का हिस्सा बनना काफ़ी लाभदायक है। उन्हें उस महान परिवार से भुगतान मिलता है जिसके लिए वे काम करते हैं और मिशन को पूरा करने के लिए। यह इस तथ्य को कवर करता है कि उन्हें राक्षस भागों के लिए भुगतान नहीं मिलता है। ओसाना मुस्कुराए। एम्पायर पर और अधिक जानकारी पढ़ें। जरूर। इस तरह दुर्लभ सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा 12 शाखाओं के हाथों में आ जाती है। इससे उन्हें सरकार के साथ विभागों और सेना दोनों पर लाभ मिलता है। इन सामग्रियों के साथ वे वैज्ञानिकों के विकास में निवेश करते हैं और उनके लिए अनुकूल शर्तें तय करते हैं। एडम ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि यह जटिल नहीं था, लेकिन यह प्रभावी था। हालांकि ऐसा कुछ करना केवल बहुत सारे पैसे से ही संभव हो सकता है। 12 शाखाओं ने राक्षसों से प्राप्त सामग्री से शायद ही कोई खास पैसा कमाया हो, ये देखते हुए कि उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने शाखा दस्तों को कितना भुगतान किया था। वे शायद इस भाग में नुकसान में थे, लेकिन यह इसके लायक था क्योंकि बदले में वे प्रभाव प्राप्त कर रहे थे और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। किस हद तक? 12 शाखाओं ने पूरे गढ़ में व्यवसायों से प्राप्त धन को शाखा दस्तों और मृत भूमि के माध्यम से प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए आदान प्रदान किया। वास्तव में शाखा दस्ते स्वयं 12 शाखाओं को एक निश्चित मात्रा में अधिकार देते हैं। ओसाना ने शांति से कहा। एडम ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं। ब्रांच स्क्वाड में हर स्तर से केवल सबसे अच्छे और सबसे सक्षम फैंटम शामिल होते हैं, चाहे वह K0 हो या K2, किसी भी राक्षस की सामग्री मायने रखती है। कई फैंटम ब्रांच स्क्वाड में रहना चाहते हैं, लेकिन महान परिवारों द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर ओसाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एडम को गौर से देखने लगी। वैसे अगर आप अपने दुर्लभ मिशनों के बाद चिकित्सा उपचार और कुछ अजीब मामलों के लिए हफ्तों तक गायब नहीं होते, तो अब तक 12 शाखाओं में से कई ने आपसे संपर्क किया होता। मुझे यकीन है कि उन्होंने आपके ऑपरेटर के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश की होगी। क्या? एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या 12 शाखाओं ने पहले ही मुझे भर्ती करने की कोशिश की थी? मैं इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानता? एडम हैरान था। उसे लगा कि ओसाना गलत था। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि वह ऐसी नहीं थी। एडम, इस तरह से सोचो, तुम सामान्य K0 या K1 फैंटम्स की तुलना में बहुत ज़्यादा मिशन पर नहीं थे, लेकिन तुम्हारे मिशन की गुणवत्ता और खतरा प्रभावशाली है। ये तथ्य कि तुमने एसेंस थंडर डेमन को हराया है, 12 शाखाओं में से हर एक को तुम्हें भर्ती करने या कम से कम तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। एडम ने अपना सिर झुकाया और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि यह अधिकांश फैंटम के लिए असंभव परिणाम था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सिल्वाना ने उन्हें मना कर दिया या उसने मुझे इसकी सूचना ही नहीं दी? ओसाना ने सिर हिलाया। एडम, ये सिर्फ मेरा अनुमान या धारणा नहीं है, यह एक तथ्य है, क्योंकि रोजेट परिवार ने आपके ऑपरेटर को भी एक संदेश भेजा है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मुझे ये कैसे पता चला। एडम ने गला साफ किया। और क्या जवाब मिला? ओसाना ने धूर्तता से मुस्कुराया। खैर, ये प्रस्ताव मैंने नहीं भेजा था, लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये कुछ इस प्रकार था। मुझे खेद है, लेकिन मेरा फैंटम ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त है। वह राक्षसों से लड़ रहा है और मजबूत हो रहा है। एडम की आंखें बड़ी हो गईं, फिर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और एक छोटी, आनंदपूर्ण हंसी फूट पड़ी। हा, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया जवाब है। ओसाना के चेहरे पर अचानक से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी, लेकिन ये घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ था। ऐसा लगता है कि आप सिल्वाना पर भरोसा करते हैं और वह आपको इतना अच्छी तरह जानती है कि वह ऐसा जवाब दे सकती है। एडम ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर ये दर्शाया कि ओसाना सही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है।
मैं ब्रांच स्क्वाड में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे पास एक कप्तान होगा जिसके आदेशों का मुझे पालन करना होगा। ओसाना ने उस पर एक त्वरित नज़र डाली। लेकिन आप खुद कप्तान हो सकते हैं। आपकी ताकत को देखते हुए 12 शाखाओं में से कोई आपको अपने दस्ते में से एक का कप्तान बनाने के लिए सहमत हो जाएगा, ठीक है? जब आप अभी भी के एक थे, ओसाना ने शांत स्वर में कहा। एडम ने अपना हाथ हिलाया। उफ़, फिर भी मैं वही करूंगा जो बड़े परिवार के सदस्य कहेंगे, है ना? ओसाना ने सिर हिलाया। ये ब्रांच स्क्वाड और अन्य सभी फैंटम के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक था। ब्रांच स्क्वाड कर्मचारी थे, कम से कम एक, लेकिन उनके पास एक पर्यवेक्षक होना चाहिए था जो तय करता था कि वे किस मिशन पर जाएंगे, वे वहां क्या करेंगे और कब करेंगे। अन्य फैंटम्स ने निर्णय लिया कि वे क्या करना चाहते हैं। सेना और मिशन विभाग ने शायद ही कभी किसी विशेष फैंटम को मदद के लिए अनुरोध भेजा हो, क्योंकि उन्हें पता था कि देर सवेर, पर्याप्त आराम के बाद हर फैंटम काम पर वापस लौट जाएगा और डेडलैंड में वापस चला जाएगा। फिर भी शाखा दस्ते का हिस्सा बनना और 12 शाखाओं के लिए काम करना कई फैंटम्स के लिए एक वांछनीय स्थान था जो ऐसे अवसर के बारे में जानते थे। लगभग सभी को इसके बारे में पता था। एडम की तरह केवल कुछ ही फैंटम झुग्गी झोपड़ियों से आए थे, इसलिए कई फैंटम को 12 शाखाओं के बारे में शुरू से ही पता था। इसके अलावा जितनी बार फैंटम मिशन पर होते थे उतनी ही तेजी से महान परिवार उनसे संपर्क करते थे। सबसे पहले वे ऑपरेटरों को लिखते थे, लेकिन अगर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता था या अनदेखा किया जाता था तो वे सीधे फैंटम से संपर्क करते थे। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। इस प्रकार कुछ और मिशनों या बस थोड़ा समय बीतने देने के लिए 12 शाखाओं में से कोई व्यक्ति एडम के पास आएगा, क्योंकि वह एक मूल्यवान प्रेत था। 12 शाखाओं ने ये काम बहुत पहले ही कर लिया होता, लेकिन जैसा कि ओसाना ने कहा, एडम शायद ही कभी मिशनों पर जाता था, ये देखते हुए कि उसके पास कितने मिशन थे और प्रत्येक से उबरने में उसे कितना समय लगा। खैर, उनके मिशनों की गुणवत्ता बाकी सब की भरपाई से कहीं अधिक थी। ओसाना ने मुस्कुराते हुए एडम की ओर गौर से देखा, क्योंकि उसे उसका जवाब पसंद आया था। शाखा दस्तों में केवल मजबूत और प्रतिभाशाली फैंटम होते हैं। 12 शाखाओं की स्थिति को बनाए रखना और मिशनों को लगभग 100% सफलता के साथ प्रभावी बनाना आवश्यक है। लेकिन ओसाना ने सोचा कि एडम ने कैसे लड़ाइयाँ लड़ीं, इसकी कुछ झलकियाँ उसके दिमाग में कौंध रही थीं। न केवल उनके आखिरी संयुक्त मिशन पर, बल्कि उसकी सभी लड़ाइयों पर। प्लेग रीपर को हराने के बाद नहीं, लड़ाई के दौरान ओसाना को एडम में दिलचस्पी हो गई। जब वे गढ़ में वापस लौटे तो उसने उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी सीखी, और बेशक उसने उसकी सभी लड़ाइयाँ देखीं। लेकिन बात यह है कि शाखा दस्तों में केवल शक्तिशाली फैंटम ही होते हैं, सबसे शक्तिशाली नहीं। ओसाना मन ही मन मुस्कुराए और एडम को घूरने लगी। वह एक टीम के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी उच्च अधिकारी के कहने पर भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा और स्थिर नहीं रहेगा। अच्छा, मैं शायद ही कभी गलतियां करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा संदेह था, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही मौका था। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने सही चुनाव किया है। एडम वास्तव में मेरी मदद कर सकता है। एडम कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ओसाना ने उससे पहले ही पूछ लिया। इसके अलावा ब्रांच स्क्वाड के बारे में आपको कुछ और भी जानना चाहिए। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या उनके बारे में और भी कुछ दिलचस्प है? ओसाना ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, 12 शाखाओं के परिवारों के मुखिया प्रेत हैं, जिसका अर्थ है कि कई कारणों से बच्चों के बीच भी अक्सर प्रेत होते हैं। इस प्रकार कुछ शाखा दस्ते महान परिवारों की संतानों को लेते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वे सचमुच बच्चों की देखभाल और अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं। एडम ने आंखें घुमाईं। उसने कल्पना की कि ऐसा काम करना कितना उबाऊ होगा। अरे, मैं उन फैंटम की जगह पर नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए अच्छा भुगतान मिलता है, लेकिन नहीं, अगर हर कोई आपकी मदद और सुरक्षा कर रहा है तो फैंटम होने का क्या मतलब है? तभी एडम ने ओसाना और उसकी धूर्त मुस्कान पर नजर डाली। उसे याद आया कि ओसाना भी उनमें से एक थी। वह रोजेट परिवार की बेटी और एक प्रेत थी। एडम मुस्कुराया। अरे, तुम्हारा क्या गोल्डन लाइट स्क्वाड वास्तव में ब्रांच स्क्वाड था? ओसाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, और जैसे ही वह थोड़ा आगे झुकी, उनकी आंखों में एक खतरनाक नजर उभर आई। नहीं, मैं कभी भी ब्रांच स्क्वाड में नहीं थी। चलो बस इतना ही कहूँ। मैं एक विद्रोही हूँ। कौन सी दूसरी कुलीन महिला एक घुटने पर बैठकर खुद ही किसी पुरुष से शादी का प्रस्ताव रखेगी? तुम विद्रोही हो। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। उसे यह स्थिति अजीब लगी। ओसाना ने जो कहा उसके कारण नहीं, बल्कि उसने जिस तरह से कहा उसके कारण। उसकी आवाज़ में भारीपन और यहाँ तक कि नाराज़गी भी थी। हालांकि एडम ने मान लिया था कि महान परिवारों में से एक का सदस्य होना अपने आप में जीवन की जीत है। एडम ने गले में कुछ अटकाकर कहा। उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, लेकिन आखिर किस बारे में? हाँ, ओसाना ने सिर हिलाया और फिर दूसरी ओर देखने लगी।
लंबे समय के बाद पहली बार उसने खेलना बंद कर दिया और उसके चेहरे से धूर्त मुस्कान गायब हो गई। अब ओसाना के लिए कहानी का अपना पक्ष बताने का समय आ गया था, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी बात थी जो एडम को यह समझने में मदद कर सकती थी कि वह उससे शादी क्यों करना चाहती थी। देखो एडम, मुझे एहसास है कि फैंटम बनने से पहले हम पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते थे। मैं आर्थिक रूप से शीर्ष पर था, विलासिता में था और फर्स्ट रिंग में था, और तुम सबसे नीचे थे, गरीबी में और झुग्गी झोपड़ियों में। ओसाना ने शांति से कहा। उसका इरादा एडम का अपमान करना नहीं था, वह समझ गया, क्योंकि यह सिर्फ तथ्य थे। संभावना थी कि अगर वे फैंटम नहीं बनते तो वे कभी नहीं मिलते। एडम ने अपने पूरे जीवन में झुग्गी झोपड़ियों में काम करके भी उतना नहीं कमाया होगा जितना ओसाना जैसा व्यक्ति एक सप्ताह में आसानी से खर्च कर सकता है, और यह सिर्फ पैसा था, इसके अलावा स्थिति और प्रभाव भी था, जहां अंतर और भी अधिक था। जरूर, बहुत से लोग कुलीन बनना चाहेंगे, खासकर 12 शाखाओं में से एक। मुझे यकीन है कि आपको भी लगता होगा कि मेरा जीवन आसान और बिना किसी कठिनाई के था, है ना? ओसाना ने एडम की ओर गौर से देखते हुए पूछा। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से बदतर हो सकता था, या सिर्फ 10 गुना बेहतर, कम से कम 100 गुना अंतर। एडम ने सख्ती से कहा, उसे अपने शब्दों पर पूरा भरोसा था। ओसाना कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अच्छा जवाब है, क्योंकि यह सही है। बड़े होते हुए मुझे हर चीज़ की बेहतरीन सुविधा मिली, कपड़े और भोजन से लेकर शिक्षा और अनोखी घटनाएं जो केवल कुलीन लोगों को ही उपलब्ध थीं। हालांकि हर कुलीन व्यक्ति के जीवन में 2 ऐसे क्षण होते हैं जो उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं। एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। ओसाना ने आगे बोलने से पहले गहरी सांस ली। ये 16 से 18 वर्ष की आयु में होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 12 शाखाओं के सभी प्रमुख प्रेत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बालो या वुरहेन परिवारों के सभी सदस्य प्रेत हैं। हम कितने? पूरे परिवार से 1 या 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा, एडम ने संदेह भरी आवाज में सुझाव दिया। ओसाना ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। देखिए, सबसे पहले कई कुलीन परिवार, खास तौर पर 12 शाखाओं से, काफी बड़े हैं। मेरा मतलब है, एक सामान्य परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, इसलिए किसी प्रेत के प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। साम्राज्य के माध्यम से अपडेट रहें। एडम ने धीरे से सिर हिलाया। उसके परिवार में सिर्फ 2 बच्चे थे, वह और उसकी छोटी बहन ट्रिसी। यह अज्ञात था कि ट्रिसी को स्पार्क मिलेगा या नहीं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम थीं, क्योंकि न तो उनके माता पिता और न ही दादा दादी फैंटम थे। दूसरी बात, हर कुलीन परिवार में रक्त की शुद्धता काफ़ी अधिक होती है, खासकर 12 शाखाओं में। उनके वंश में कई प्रेत हैं, कई मजबूत प्रेत, महिलाएं और पुरुष, पिता, माता, दादा दादी और कई पीढ़ियां पीछे हैं। कुछ हद तक एडम को इसके बारे में पता था। बहुत पहले जब सिल्वाना ने उसे बिग 3, एज ऑफ लॉर्ड्स, डार्क ऑर्डर और क्रिम्सन पाथ के बारे में बताया था, तो वह रक्त रेखाओं और रक्त शुद्धता के महत्व से अवगत था। हालांकि एडम को लगा कि यह सिर्फ कुछ खास परिवारों पर ही लागू होता है। कुछ लोगों के परिवार में बहुत सारे फैंटम थे और कुछ के नहीं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। बेशक, समय समय पर कई फैंटम वाले नए परिवार होते थे, और ऐसे परिवार अपने पहले से स्थापित वंश के कारण कुलीन परिवार होने का दावा कर सकते थे। हालांकि ये नियम का अपवाद था। 99% परिवार कभी इतने भाग्यशाली नहीं होंगे कि 2 साधारण यादृच्छिक परिवारों के 2 सदस्य फैंटम बन जाएं, एक दूसरे से शादी करें और अपना वंश शुरू करें। ऐसा करने से उनमें से कोई भी नहीं मरेगा और भाग्य उन पर मुस्कुराएगा और उनके बच्चे फैंटम होंगे। कुलीन परिवार कई वर्ष पहले इस कठिन रास्ते से गुजर चुके थे। उनके वंश लंबे, प्रमुख और मजबूत थे, विशेष रूप से 12 शाखाओं के वंश। किसी के पास सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर संख्याएं इस प्रकार हैं। एक कुलीन परिवार की संतान में स्पार्क होने की संभावना 25% - 30% है, जिसका अर्थ है कि 4 बच्चों में से व्यावहारिक रूप से 100% संभावना है कि कोई न कोई फैंटम बनेगा। ओसाना ने आगे बोलने से पहले आह भरी। लेकिन ये बात सामान्य कुलीन परिवारों पर लागू होती है, 12 शाखाओं के साथ चीजें थोड़ी अलग हैं। एडम ने उसे गौर से देखा। वह पहले से ही हैरान था कि संभावनाएं 25% - 30% थीं। उसने सोचा कि यह अविश्वसनीय रूप से उच्च था, और वह गलत नहीं था। बिना किसी रक्त रेखा वाले साधारण परिवार में फैंटम के प्रकट होने की संभावना 1% भी नहीं थी, बहुत कम। इसलिए अगर कोई बच्चा किसी कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, तो उसके स्पार्क पाने की संभावना एक साधारण परिवार के उसी बच्चे की तुलना में सचमुच 50 या 100 गुना अधिक थी। ओसाना ने एडम की ओर गौर से देखा, वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। 12 शाखाओं में संभावनाएं थोड़ी अलग हैं। 12 शाखाओं के एक बच्चे में स्पार्क होने की संभावना 35% से 40% है। यानी अगर आप औसत 37.5% मानते हैं, तो 2 में से 2 बच्चों के फैंटम बनने की संभावना 14% है। उनमें से किसी एक के साथ ऐसा होने की संभावना 61% है, और उनमें से किसी के भी फैंटम न बनने की संभावना केवल 24% है।
एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी महान परिवार में 4 या 5 बच्चे हैं, तो 100% संभावना है कि उनमें से एक फैंटम बन जाएगा? एडम की आवाज़ आक्रोश से भरी थी। ओसाना ने कंधे उचका दिए। खैर, 100% किसी भी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होना बेहद दुर्लभ है। हालांकि अगर कोई महान परिवार गंभीर रूप से बदकिस्मत है, तो इसे ठीक करने के कई तरीके हैं। एडम ने अपनी भौं उठाई और उसकी निगाह में स्पष्ट जिज्ञासा थी। ओसाना ने हाथ हिलाया। सबसे आसान और सबसे स्पष्ट तरीका है अधिक बच्चे पैदा करना। अक्सर बड़े परिवारों के पुरुष, जब वे इतने बदकिस्मत होते हैं कि उनके पास प्रेत होते हैं, तो वे आम महिलाओं से लेकर सामान्य कुलीन महिलाओं तक किसी भी महिला के साथ संभोग करते हैं और उनकी पत्नियां इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती हैं। ये दूसरा, अधिक अनैतिक, विनाशकारी लेकिन त्वरित विकल्प है। एडम अपनी सीट पर पीछे झुक गया और ओसाना को एक लंबी नज़र से देखा। लेकिन इन 2 विकल्पों के अलावा अन्य विकल्प भी हैं, है ना? पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों ही अलग अलग तरीकों से प्रयासों की संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन गुणवत्ता नहीं। ओसाना ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिससे पता चला कि एडम सही दिशा में सोच रहा था। तीसरे रास्ते के बारे में बात करने से पहले मैं उस पुराने मुद्दे पर वापस जाना चाहता हूं जिसने ये सब शुरू किया था, जो किसी भी महान परिवार के कुलीन व्यक्ति के जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। पहला ये कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है या नहीं। ये पहले से ही परिवार में आपकी स्थिति को काफ़ी हद तक तय कर देता है। दोनों स्थितियों में अनौपचारिक, अपमानजनक नाम हैं जो अक्सर कुलीन लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं। ओसाना की निगाहें और गहरी हो गईं, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कीं और कहा, खोखला कुलीन और हल्का कुलीन। खोखला कुलीन वे कुलीन हैं जो प्रेत नहीं बने, और हल्का कुलीन स्पार्क्स प्राप्त करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बताना ज़रूरी है कि परिवार के पदानुक्रम में कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा। एडम ने घूरते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वह समझ गया कि कुलीन परिवारों में, खास तौर पर 12 शाखाओं में, संतानों के बीच गंभीर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और जब आपके भाई बहन फैंटम हो तो आम आदमी बने रहना शुरू से ही विफलता थी। अपमान, कम अधिकार, पारिवारिक संसाधनों तक सीमित पहुंच, सम्मान की कमी इत्यादि, ये सभी हर हॉलो नोबल के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी है। ओसाना ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ जोड़कर झुक गई। एक पवित्र कुलीन के पास 12 शाखा परिवार का मुखिया बनने का कोई मौका नहीं है। महान परिवारों के मुखिया केवल प्रेत हैं। कहानी का अंत। एडम ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। ये कठोर था, लेकिन यह एक तार्किक परिणाम था। तभी एडम ने ओसाना पर एक नज़र डाली। मैं समझ गया, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण क्षण के बारे में क्या? मैं समझता हूं कि यह पहले से ही लाइट नोबल्स के बारे में है ना? ओसाना ने सिर हिलाया। हाँ, आपकी धारणा सही है। ये तीसरे विकल्प के बारे में भी है कि आप प्रयासों की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि संतान को सबसे अधिक संभावना वाला स्पार्क मिले। ओसाना ने एक लंबा विराम लिया। ऐसा लग रहा था कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह महान परिवारों के बीच गठबंधन के बारे में है, और मैं व्यापारिक साझेदारी या ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शादियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओसाना की आवाज़ पहले से भी अधिक कठोर हो गई। एडम ने गले में कुछ अटकाकर कहा। उसने ओसाना को कभी इस तरह नहीं देखा था, न ही किसी मुलाकात या बातचीत में। एडम, द नेचुरल बॉर्न फैंटम्स। जब ओसाना ने यह कहा तो एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम नेचुरल बॉर्न फैंटम हो? ओसाना ने कठोर नज़र से अपना सिर हिलाया। मैं कृत्रिम रूप से पैदा हुआ प्रेत हूँ। लेकिन महान परिवारों के सभी सदस्य ये जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप प्राकृतिक रूप से पैदा हुए प्रेत हैं। आश्चर्यचकित न हो, इसमें कुछ भी अजीब या अप्रत्याशित नहीं है। एडम ने धीरे से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्य जो कुछ लोगों को पता भी नहीं थे, वे दूसरों के लिए समान नहीं थे, खासकर महान परिवारों के उच्च कुलीनों के लिए। नेचुरल बॉर्न फैंटम्स के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, उसके अलावा जो बात भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनके बच्चों के फैंटम्स बनने की संभावना अधिक है। चाहे उनका वंश मजबूत हो या कमजोर, संभावनाएं सामान्य से अधिक होंगी। ओसाना ने दांत पीसते हुए अपना हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। यही एक कारण है कि क्रिम्सन पाथ के सदस्यों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। और लाइट नोबल्स के बीच एक अलिखित नियम है। यदि एक महान परिवार का कोई प्राकृतिक रूप से जन्मा फैंटम किसी दूसरे महान परिवार के किसी व्यक्ति को पसंद करता है और उन परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं, तो दूसरे लाइट नोबल को मना करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह कृत्रिम फैंटम हो। एडम की आंखें चौड़ी और गहरी होती गईं, क्योंकि उसे अंततः समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। जैसा कि आप समझ रहे हैं। ओसाना ने अपनी मुट्ठियां और भी कस लीं। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ गए। मुझे बिल्कुल इसी स्थिति में डाल दिया गया था। आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं।
रुकिए, आप एक प्रेत हैं, जिसका मतलब है कि आप लाइट नोबल हैं। क्या आपको 12 शाखाओं के अन्य रईसों की तुलना में अधिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए? एडम ने पूछा। वह थोड़ा हैरान था। उसने सोचा कि वह पहले ही जान चुका है कि कुलीन समाज किस प्रकार काम करता है, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर था। साम्राज्य पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। ओसाना ने गहरी सांस ली। जरूर, लेकिन जब बात शादी की आती है तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, या यूं कहें कि मायने रखती हैं, लेकिन किसी और चीज के लिए। ओसाना ने आगे कहा, बात यह है कि लाइट नोबल्स लगभग हमेशा केवल अन्य लाइट नोबल्स से ही विवाह करते हैं, अर्थात फैंटम्स से ही विवाह करते हैं। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। इस बातचीत से पहले वह कुलीनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वह समझता था कि रिश्ते कैसे काम करते हैं और महान शक्ति वाले और अपने खून की शुद्धता का ख्याल रखने वाले परिवारों के नियम क्या हैं। मैं यह मानता हूं कि कुलीन परिवार, चाहे साधारण परिवार हो या महान परिवार, केवल एक दूसरे से ही विवाह करना पसंद करते हैं, है न? ओसाना ने कंधे उचका दिए। निश्चित रूप से 90% से अधिक विवाह कुलीन लोगों के बीच होते हैं। यदि हम 12 शाखाओं की बात कर रहे हैं तो हम भी एक दूसरे से विवाह करते हैं, मजबूत संबंध बनाते हैं और अपनी रक्त रेखाओं को शुद्ध रखते हैं। फिर ओसाना ने गहरी सांस लेते हुए छत की ओर देखा। हल्के कुलीन लोग केवल हल्के कुलीन लोगों से ही विवाह करते हैं और इससे खोखले कुलीन लोग मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं। एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हॉलो नोबल्स भी एक दूसरे से शादी करते हैं? इसमें समस्या क्या है? ओसाना ने कड़वी मुस्कान दी। एडम की धारणा सही थी, लेकिन उसे इस बारे में बहुत कम जानकारी थी कि उच्च समाज की संरचना कैसी होती है और वहाँ के लोगों की क्या रुचियाँ और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। खैर, एक बात तो यह है कि हो सकता है कि हॉलो नोबल्स के लिए पर्याप्त साथी न हो। ऐसा अक्सर होता है। उस स्थिति में वे या तो हमेशा के लिए सिंगल रहते हैं क्योंकि उन्हें गैर नोबल्स के साथ रहने की अनुमति नहीं होती, या फिर वे लाइट नोबल्स से शादी कर लेते हैं। एडम झुका, अपनी आंखें सिकुड़ी और ओसाना पर एक त्वरित नज़र डाली। रुको, क्या यह उनके लिए अच्छा नहीं है? तुमने अभी कहा कि लाइट नोबल्स केवल अन्य लाइट नोबल्स से ही शादी करते हैं। एडम ने अपना हाथ हिलाया। ओसाना ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हाँ, इससे हॉलो नोबल की स्थिति में बहुत वृद्धि होगी, लेकिन हॉलो नोबल मुख्य पत्नी या पति नहीं होगा। हॉलो नोबल केवल सहायक पति और पत्नी होंगे, एक तरह से रखेलों की तरह। एडम ने असमंजस में अपने सिर के पीछे खुजलाया। कितना जटिल और अजीब है। तो अगर हॉलो नोबल को अन्य रईसों के बीच कोई साथी नहीं मिला तो वह या तो अविवाहित रहेगा या उपपत्नी बन जाएगा, है ना? ओसाना ने सिर हिलाया। ये सही है। किसी प्रकाशमान कुलीन प्रेत स्त्री का भी उसके जैसा प्रकाशमान कुलीन पति हो सकता है और कई अन्य पति उसकी रखेल, या सरल शब्दों में कहें तो उसके प्रेमी के रूप में काम कर सकते हैं। एडम की आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं। उसके लिए इसकी कल्पना करना कठिन था। क्या ऐसी स्थिति में उसके पति का विरोध नहीं किया जाना चाहिए? मेरा मतलब है, भले ही वे कुलीन हो, फिर भी उनके बीच प्रेम और विश्वास तो हो ही सकता है न? ओसाना कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसने उसके सवाल का सकारात्मक जवाब दिया। निश्चित रूप से ऐसा होता है और सौभाग्य से यह बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन लाइट नोबल्स कई कारणों से उपपत्नी रख सकते हैं। ओसाना ने आगे कहा, अक्सर विवाह सुविधा के लिए तय किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि पति और पत्नी के बीच एक दूसरे के लिए गर्मजोशी और प्रेमपूर्ण भावनाएं नहीं होती हैं। उस स्थिति में उन्हें अतिरिक्त पत्नियां और पति मिल जाते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। मुख्य पति और पत्नी के रूप में उनकी स्थिति बनी रहती है, गठबंधन मजबूत रहता है, और फिर भी उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए कुछ मायने रखते हैं। एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था क्योंकि ओसाना ने अपनी भारी आवाज से उससे पहले ही कह दिया था। लेकिन यह अच्छी बात है। कभी कभी साइड पत्नियां और पति लाइट नोबल्स के लिए सिर्फ मनोरंजन होते हैं, अपनी स्थिति और यौन इच्छाओं को मजबूत करने का एक तरीका। और जैसा कि आपने महसूस किया, लाइट नोबल्स के बीच भी एक अंतर है। क्या मतलब है तुम्हारा? एडम ने हैरान होकर पूछा। यदि एक लाइट नोबल कृत्रिम प्रेत है और दूसरा प्राकृतिक प्रेत है तो उनके बीच कोई समानता नहीं है। ओसाना जैसे ही मेज के करीब पहुंची, उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। प्राकृतिक प्रेत के पास पवित्र कुलीनों में से चुनी गई कई पत्नियां या पति हो सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में दूसरा लाइट कुलीन जो कृत्रिम प्रेत है, उसे यह विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। जैसे ही एडम ने यह दृश्य देखा तो वह कांप उठा। अरे, कुलीन समाज इतना क्रूर क्यों है? मेरा मतलब है, भले ही आप 12 शाखाओं में पैदा हुए हों और एक प्रेत बन गए हों, फिर भी आप एक लाइट नोबल हैं। आपके पास अभी भी ऐसी स्थिति में होने की संभावना है जहां आप किसी चीज़ या व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, और आपके साथी के कार्यों से अपमानित होना पड़ रहा है। और ये सब बहुत ऊपर से होता है। ओसाना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कुलीनों को, विशेष रूप से 12 शाखाओं के लोगों को पीड़ित समझें।
उनमें से हर एक के पास हेलो नोबल से लेकर लाइट नोबल तक अपार धन, संसाधन और शक्ति है, कुछ ऐसा जिसके बारे में गढ़ में 99% लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। एडम थोड़ा मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि ओसाना ने ऐसा कहा, क्योंकि अब उसे ओसाना के बारे में ज़्यादा समझ थी कि वह किस तरह की इंसान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुलीनों को समस्याएं नहीं होती। अब मेरी स्थिति पर वापस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 12 शाखाओं में से एक हूं और मैं एक लाइट नोबल हूं। हालांकि मैं कृत्रिम प्रेत हूं। उसकी बातें सुनकर एडम तुरंत और गंभीर हो गया। आखिरकार, हालांकि उसने रईसों और 12 शाखाओं के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, लेकिन ओसाना के साथ स्थिति अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। सामान्य स्थिति में मुझे कोई समस्या नहीं होती, भले ही मैं अपने जिद्दी स्वभाव और इस तथ्य को ध्यान में रखूं कि मैं अपने परिवार के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहता। कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे खिलाफ एकमात्र तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया गया था। ओसाना ने अपने होंठ काटे। मार्जो परिवार के एक लाइट नोबल ने मुझे पसंद किया। वे दूसरे विंग में प्रभारी हैं और रोजेट परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वह नेचुरल बॉर्न फैंटम है, इसलिए मुझे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर ओसाना ने एडम को गौर से देखा। लेकिन अभी नई पीढ़ी के सबसे अच्छे नेचुरल बॉर्न फैंटम में से एक मेरे सामने बैठा है ना? मुझे। एडम ने अनिश्चितता से खुद की ओर इशारा किया। वह हैरान था, ओसाना के शब्दों का अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। जरूर, यह अज्ञात है कि आप खुद को K2 फैंटम के रूप में कैसे साबित करेंगे, लेकिन हाल ही में आप सबसे मजबूत K1 फैंटम्स में से एक थे। आपने टॉप 2 और टॉप 1 राक्षसों को हराया। थंडर डेमन और प्लेग रीपर और कई अन्य कठिन लड़ाइयों का जिक्र नहीं करना चाहिए जिनमें आप बच गए। ओसाना को उम्मीद थी कि उसकी प्रशंसा सुनकर एडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। उसके शब्द सच्चे थे और उसने वास्तव में ऐसा सोचा भी था। हालांकि एडम ने ऊब भरी नज़र से अपने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं जितना तुम कहते हो। मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं ज़्यादातर K1 फैंटम्स से बेहतर था, लेकिन मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं कहूँगा। मैंने अकेले एसेंस थंडर डेमन या प्लेग रीपर को नहीं हराया। ओसाना ने उसके उत्तर से चकित होकर कई बार पलकें झपकाईं। मेरे पास बहुत से शक्तिशाली फैंटम थे जो मेरी मदद कर रहे थे और उनमें से हर लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मैं उनमें से किसी को भी नहीं हरा पाया। उस समय मैं अकेले उनमें से किसी को भी नहीं हरा सकता था। हाँ, मैं प्लेग रीपर के खिलाफ 1 या 2 मिनट तक टिक सकता था, लेकिन फिर वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इससे पहले कि ओसाना कुछ कह पाती, एडम ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया, जिससे पता चला कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय था। चलो, अगर ये तुम्हारी सुरक्षात्मक बाधा नहीं होती, तो प्लेग रीपर को बस एक सांस लेने की जरूरत होती, अपनी काली हवा को बाहर निकालने की, और बस हम सब मर जाते। ओसाना ने सांस फूलने की शिकायत की। उसे एहसास हुआ कि एडम सही था। लेकिन फिर भी प्लेग रीपर का सामना करने पर बहुत से दस्ते कुछ ही मिनटों में बिना किसी मौके के मर जाएंगे। यह एक अतिरिक्त श्रेणी का राक्षस था जो अपने खतरे के स्तर के लिए बहुत शक्तिशाली था। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। मैं समझ गया। खैर, आपको ये राय रखने का हक है, ओसाना ने धीरे से कहा। कुछ देर तक शांति रही, फिर एडम ने उसकी ओर एक त्वरित नज़र डाली। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? तुमने कहा था कि कोई तुमसे शादी करना चाहता है ना? तुम यूं ही मना नहीं कर सकती। शायद कुछ तरीके हों, एडम ने सुझाव दिया। ओसाना ने अपना सिर हिलाया। अगर वह कोई साधारण कुलीन व्यक्ति, एक पवित्र कुलीन या यहाँ तक कि एक हल्का कुलीन होता, लेकिन कृत्रिम होता, तो कोई समस्या नहीं होती। मैं रोजेट परिवार का हल्का कुलीन हूँ। मेरी स्थिति बहुत महान है और यह किसी भी तरह से इस तथ्य से प्रभावित नहीं है कि मैं शायद ही कभी एक कुलीन महिला के रूप में कार्य करती हूँ और अपने परिवार के जीवन में भाग लेती हूँ। तभी ओसाना का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग स्थिति है। मैं कुछ साल पहले एक फैंटम बन गया, मुझे स्पार्क मिला और मैंने दूसरों की मदद से अपने पहले राक्षस को मार डाला। किसी भी कृत्रिम फैंटम के लिए मानक कहानी। ओसाना ने अपना हाथ हल्का सा हिलाते हुए बात जारी रखी। मैंने ब्रांच स्क्वाड में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे इसके लिए राजी कर लिया क्योंकि यह उस तरह से ज़्यादा सुरक्षित था, लेकिन मेरे इनकार के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते थे। तकनीकी रूप से कुछ दुर्लभ क्षणों को छोड़कर मैंने एक सामान्य फैंटम की तरह काम किया। खाने से भरी मेज पर नज़र डालते हुए, जिसे उन्होंने मुश्किल से छुआ था, ओसाना ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे और अन्य फैंटम्स के बीच एकमात्र अंतर यह था कि मुझे पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था। मैं गोल्डन लाइट स्क्वाड जैसे कई दस्तों में था और खतरनाक लड़ाइयाँ जीत रहा था। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वह क्या कहना चाह रही थी। तो एक प्रेत के रूप में आपकी प्रसिद्धि थोड़ी बढ़ गई है। मैंने भी इसका सामना किया है। ओसाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
हाँ, लेकिन आम लोगों या अन्य प्रेतों के बीच प्रसिद्धि ने मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन मैंने 12 शाखाओं का ध्यान फिर से आकर्षित कर लिया। एक तरह से मैं अपने परिवार का गौरव बन गया और एक योग्य कुलीन व्यक्ति बन गया जो वंश के अलावा अभी भी शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सकता है और उन्हें मार सकता है। ओसाना ने अपना सिर हिलाया और उसकी भौहें भारी हो गईं। निरोश माजो, ऐसा हुआ कि एक मिशन पर जिस दस्ते के साथ मैं काम कर रहा था, वह दूसरे दस्ते की सहायता के लिए आया जिसमें निरोश माजो भी शामिल था। अजीब बात यह है कि मेरी तरह वह भी शाखा दस्ते का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वह पहरेदार नहीं बनना चाहता था, वह राक्षसों को नष्ट करना चाहता था। एडम ने कंधे उचका दिए। उसे एहसास हुआ कि भले ही वे कुलीन थे, लेकिन वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रेत थे। उनका काम राक्षसों को मारना और मृत भूमि में लड़ना था, न कि अन्य प्रेतों के पीछे छिपना या अपने परिवार की भव्य हवेलियों में अपने दिन बिताना। यद्यपि एडम कोई कुलीन व्यक्ति नहीं था और उसके पास उनकी तरह की सुख सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि प्लेग रीपर जैसे किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के साथ मौत के कगार पर खूनी लड़ाई की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। फिर ओसाना ने अपने होंठ काटे, हम सिटाडल लौट आए और अलग हो गए। जाहिर है, निरोश मार्जो उस समय मुझ में दिलचस्पी रखता था, एक महिला और एक प्रेत के रूप में। चूंकि हमारे परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए बहुत जल्द ही उसे मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। एडम ने ओसाना को गौर से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो यह महसूस करते हुए कि मैं कृत्रिम प्रेत थी और वह प्राकृतिक था, वह मेरे परिवार के पास आया और मुझसे शादी करने की मांग की। उसके बाद मेरे शांत जीवन का अंत आ गया। ये नियम सभी 12 शाखाओं के बीच काम करता है और मैं बस मना नहीं कर सकती, अनदेखा नहीं कर सकती या भाग नहीं सकती। ओसाना ने अपने हाथ फैलाए। अगर मैं विरोध करती हूँ तो वे मेरे पास आएंगे, मुझे एक सफ़ेद पोशाक पहनाएंगे और दूल्हे के पास ले जाएंगे, फिर मुझे एक वारिस और एक से अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के मिलन में किसी भी बच्चे के प्रेत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। एडम ने अपना सिर झुकाया और उसे ओसाना पर थोड़ा दया आ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, और शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, ये कुछ महीनों में होगी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? लेकिन एडम ने अपनी शादी की अंगूठी को देखा और अपना हाथ दिखाया, तुमने मुझे प्रपोज किया था। ओसाना मुस्कुराया, जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर कब्जा करो। मैं चाहता हूं कि तुम शक्ति के नियम का उपयोग करो। एडम ने कुछ बार पलकें झपकाईं। सत्ता का शासन, शक्ति का नियम, इसका क्या मतलब है? एडम ने पूछा। वह उलझन में था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यह एक परंपरा या असामान्य कानून की तरह लग रहा था, जो सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। ओसाना ने कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसने जो कुछ भी कहा था उसमें से यही बात एडम का ध्यान खींच रही थी, और वह उसे खुश किए बिना नहीं रह सकती थी। आदम, कुलीन लोग, समाज, अर्थव्यवस्था, सेना, राजनीति इत्यादि दर्जनों कारक जो हमारे जीवन को बनाते हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सब एक साधारण चीज के सामने फीके पड़ जाते हैं, शक्ति। ओसाना ने कंधे उचका दिए। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन यह संभव है कि अगर हमारी दुनिया में राक्षस, मृत भूमि या प्रेत न होते तो शक्ति गौण चीज होती। लेकिन हमारी दुनिया में ये स्पष्ट है। कुछ लोगों के लिए यह अनुचित है और दूसरों के लिए यह एक उपयोगी उपकरण है जिसका उपयोग आप किसी भी समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं। एडम ने अपना सिर झुकाया, उसकी निगाहों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसे नहीं लगता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन वह पहले से ही युद्ध के आनंद और खूनी लड़ाइयों का स्वाद जानता था। उसने देखा कि डैमियन के दोप स्तर पर भी क्या करने में सक्षम था। इसने उसे सबसे ऊपर चमकती हुई चमकदार रोशनी को देखने की अनुमति दी, जिससे वह असीम रूप से दूर था। वैसे भी सभी कुलीन लोग शक्ति के नियम के बारे में जानते हैं। मैं निश्चित रूप से दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये सबसे प्रभावशाली नियमों में से एक है जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। ओसाना के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठ गए। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप लाइट नोबल से शादी करने से इनकार नहीं कर सकते जो एक नेचुरल फैंटम है। ओसाना ने आगे बोलने से पहले हल्की सी आह भरी। हाँ, तुम सही हो। मूल रूप से द रूल ऑफ पावर के साथ आप विवाह के बारे में महान परिवारों द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये नियम वास्तव में शायद ही कभी लागू किया जाता है। एडम ने भौहें चढ़ाईं। उसे समझ में नहीं आया कि समस्या को सुलझाने के लिए इतना सुविधाजनक तरीका क्यों कभी कभार ही अपनाया जाता है। क्यों? ओसाना ने स्थिति की निराशाजनकता दर्शाते हुए अपने हाथ हिला दिए। ये सरल है। यदि आप एक पवित्र कुलीन हैं तो आपके पास शक्ति के नियम का उपयोग करने की शक्ति नहीं है। यदि आप एक लाइट कुलीन हैं और आप किसी अन्य लाइट कुलीन से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है जो आपके लिए खड़ा हो और शक्ति के नियम का उपयोग करे। ओसाना ने आगे कहा, महान परिवारों के अन्य कुलीन लोग आगे आकर सत्ता के नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
यह अत्यंत दुर्लभ है और इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, ओसाना ने सख्ती से कहा। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। रुको, मैं समझता हूं कि कुलीन लोग इसमें क्यों शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन आपको बाहर से किसी से पूछने से कौन रोक रहा है? मेरा मतलब है, कुलीन लोगों के पास बहुत पैसा है, क्या वे किसी अनजान प्रेत को सत्ता के नियम का उपयोग करने के लिए पैसे नहीं दे सकते? ओसाना ने अपना सिर हिलाया। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कुछ फैंटम एक भी महान परिवार के साथ संबंध खराब करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब शादी की बात आती है तो इसमें 2 महान परिवार शामिल होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। भले ही दूसरे फैंटम आपके लिए खड़े होने में कोई आपत्ति न करें, फिर भी आपको जीतने के लिए उनकी ज़रूरत होगी। ऐसा फैंटम ढूंढना बहुत मुश्किल है जो इसके लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और प्रतिभाशाली हो। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं। क्या सभी कुलीन लोग इतने शक्तिशाली लोगों से विवाह करने वाले हैं कि उन्हें कोई भी प्रेत पराजित नहीं कर सकता? ओसाना ने कड़वी मुस्कान दी। उसने एक तरफ देखा और अपनी बाहें मोड़ लीं। ऐसा नहीं है कि निरोश माजो बहुत ताकतवर है या अन्य रईस, बात यह है कि शक्ति के नियम का उपयोग करते समय रईस अपने लड़ाके चुन सकते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन ये तर्कसंगत है क्योंकि लाइट नोबल जिसने इस नियम का उपयोग किया है वह खुद भी नहीं लड़ेगा। एडम की निगाहें तेज हो गईं, फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उभर आई। मैं समझता हूँ। तो चाहे आप हॉलो नोबल हो या लाइट नोबल, आपको एक ऐसा फैंटम ढूंढना होगा जिसे 2 महान परिवारों के क्रोध को कम करने में कोई आपत्ति न हो और जो जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, और इसके लिए कोई नोबल होना जरूरी नहीं है। ओसाना ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने सही समझा। अगर यह प्रेत जीत जाता है तो उसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांगने का अधिकार है। इसमें इस लाइट नोबल को अपने कब्जे में लेना भी शामिल है जिसकी शादी होने वाली थी। फिर एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगली में शादी की अंगूठी दिखाई। हाँ ओसाना, तुम धूर्त लोमड़ी हो, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। अब मुझे एहसास हुआ कि तुमने क्या किया। एडम ने अंगूठी की ओर इशारा किया और ओसाना को गौर से देखा। उसकी निगाहों में खतरे और झुंझलाहट की झलक देखी जा सकती थी। तुमने मुझे भ्रमित करने के लिए अपनी 2 इच्छाओं का इस्तेमाल कुछ बकवास पर किया, फिर अपनी तीसरी इच्छा से मुझे चौंका दिया। लेकिन एडम की आवाज़ भारी हो गई। आप चाहते हैं कि मैं सत्ता के नियम का उपयोग करके आपके लिए लड़ूं ताकि आपको निरोश माजों से शादी न करनी पड़े, क्या मैं सही हूं? ओसाना ने चुपचाप सिर हिलाकर एडम की बातों की पुष्टि की। उसने कुछ और विवरण नहीं बताए, लेकिन कुल मिलाकर ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उसका उत्तर स्वीकार करते हुए एडम धीरे से खड़ा हुआ, मेज के चारों ओर घूमता हुआ ओसाना के सामने रुक गया। उसे गौर से घूरते हुए उसका भयानक आकार उसके ऊपर ऊंचा उठ गया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगा? मुझे बताओ, मुझे अभी वहां से चले जाने और खुद को जोखिम में न डालने से कौन रोक रहा है? मुझे यकीन है कि अगर मार्जो और रोजेट परिवार मुझसे नाराज हो गए तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हारे जैसा धनवान और संपर्क वाला कोई कुलीन व्यक्ति नहीं हूं। ओसाना के होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसने समय रहते खुद को रोक लिया। ये कहने के बजाय कि एडम उसका ऋणी है और यह उसकी केवल तीसरी इच्छा थी, उसने धीरे से अपना सिर आगे झुकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कृपया, आप ही एकमात्र हैं जिनकी ओर मैं जा सकती हूं और मुझे यकीन है कि आप ही जीतेंगे। मैं बिना अधिकारों के लेकिन सुख सुविधाओं के साथ किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं बार बार उत्तराधिकारियों को जन्म देते हुए एक सुनहरे पिंजरे में रहना नहीं चाहती, जबकि मेरा पति अपने स्वभाव के कारण अपनी इच्छानुसार मौज मस्ती करता रहे। ओसाना ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीस लिए। भाड़ में जाओ एडम, मैं एक प्रेत हूँ। मैं राक्षसों को मारना चाहता हूँ और मृत भूमि की यात्रा करना चाहता हूँ, और प्रत्येक जीत या हार के साथ और अधिक मजबूत और परिपक्व होता जाना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे लाइट नोबल के लिए सजावट नहीं बनना चाहता जो मेरे विपरीत एक प्राकृतिक प्रेत है। ओसाना ने एडम की ओर देखते हुए सांस रोक ली। उसकी निगाहों में आत्मविश्वास के अलावा और कुछ नहीं था। आपकी मदद मेरे लिए आज़ादी के बराबर है। कृपया, आज़ादी की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर आप जीतते हैं तो कोई भी सत्ता के नियम पर बहस नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो पैसे ले सकते हैं, मेरी सेवाएं प्रेत के रूप में ले सकते हैं, या सिर्फ मुझे एक महिला के रूप में ले सकते हैं। ये सब मेरे लिए जो इंतज़ार कर रहा है उससे कहीं बेहतर है। उसे एडम की प्रतिक्रिया के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दरअसल जब उसने एडम की पहली बात सुनी तो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। बाकी बातें तो उसने सुनने की भी जहमत नहीं उठाई और बस उसके बाद खत्म होने का इंतज़ार करता रहा। एडम देखना चाहता था कि ओसाना उससे मदद मांगेगी या नहीं। यही एकमात्र बात थी जो मायने रखती थी और उसे उसका जवाब मिल गया। अच्छा, एडम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और अपनी सीट पर वापस आ गया। उसने अपनी दोनों बाहें छाती पर रख लीं और सीट पर पीछे की ओर झुक गया। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। ओसाना ने कई बार पलकें झपकाईं। मैं जीत नहीं सकता,
मैं हार जाऊंगा। तुम हारने वाले हो। तुम इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी हार मान रहे हो? ओसाना ने पूछा, उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उसे राहत मिली जब एडम ने इतनी आसानी से उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी, जबकि वह उसकी योजना और उसके द्वारा उठाए जा रहे सभी जोखिमों को समझता था। लेकिन अगर वह सत्ता के नियम का उपयोग करके नहीं जीतता तो इसका कोई मतलब नहीं था। देखिए, मैं समझता हूं कि जब शक्ति के नियम का उपयोग किया जाता है तो सब कुछ एक ही स्तर पर होता है। यह अजीब होगा अगर K1 फैंटम लाइट नोबल की मदद करने का फैसला करता है और उसे K3 फैंटम का सामना करना पड़ता है। एडम ने सुझाव दिया। ओसाना ने सिर हिलाया। हालांकि उसने अभी तक इसका उल्लेख नहीं किया था, एडम सही था। अन्यथा द रूल ऑफ पावर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अपने स्तर पर सबसे मजबूत को महारत और प्रतिभा के कारण जीतना चाहिए। लेकिन मैं अभी अभी K2 फैंटम बना हूं। शायद अगर आपने मुझे ये तब बताया होता जब मैं K1 फैंटम था तो मेरे पास एक अच्छा मौका होता, लेकिन अब। एडम ने अपना सिर पीछे खुजलाया। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन कैसे किया जाए। अगर सबसे मजबूत K2 फैंटम्स में से एक मेरे खिलाफ आता है तो मैं मुश्किल से 1 मिनट भी टिक पाऊंगा। मेरा मतलब है, याद कीजिए कि इस स्तर की शुरुआत में और अंत में मैं K1 फैंटम के रूप में कैसा था। अंतर बस राक्षसी है। एडम ने अपना हाथ हिलाते हुए बात जारी रखी। और क्या बात है, तुमने कहा था कि शादी की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। मैं कुछ दिनों या हफ्तों में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। एडम ने हाथ हिलाया। चिंता या ओसाना से कुछ सलाह सुनने की अपेक्षा के बजाय एडम को केवल मिला। हा 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 हा। ओसाना अचानक हंस पड़ी। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई जो एक तेज धारा के रूप में उसके अंदर से फूट पड़ी। क्या मैंने कुछ मजाकिया बात कह दी? एडम हैरान रह गया। ओसाना ने अपना सिर हिलाया। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि शादी कुछ महीनों में है। क्या तुम सच में सोचते हो कि शादी कोई ऐसी पार्टी है जिसकी तैयारी एक हफ्ते या कुछ दिनों में हो सकती है? एडम ने भौहें सिकोड़ी। वह इस बारे में भूल गया, हालांकि उसे नहीं लगा कि इससे कोई बड़ा बदलाव आया है। किसी भी तरह मुझे संदेह है कि कुछ महीने पर्याप्त होंगे। सिल्वाना ने कहा कि प्रत्येक स्तर के बीच अधिक से अधिक अंतर है। मैं इसके कारण डेडलैंड्स में भाग दौड़ करके मरना नहीं चाहता, जितना जल्दी हो सके मजबूत बनने की कोशिश में। एडम ने कंधे उचका दिए। उसे एहसास हुआ कि वह ओसाना की एकमात्र उम्मीद था। कुछ हद तक वह निराशाजनक स्थिति में थी, लेकिन वह अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानता था। हालांकि ओसाना निराश नहीं थी। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी, जैसे कि सब कुछ फिर से उसके नियंत्रण में था। हाँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम जीतोगे, बस तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि K2 लेवल कैसे काम करता है। एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। ओसाना ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। पिछले कुछ मिनटों में उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया था, जिससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। ज़रूर, मैं भी हाल ही में K2 फैंटम बनी हूँ। आखिरकार हम सभी को एक ही समय में मिडनाइट क्रिस्टल मिला था, लेकिन चूंकि मैं एक कुलीन महिला हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। मुझे यकीन है कि सिल्वाना आपको सब कुछ समझाएगी और बताएगी। ऑपरेटरों को ये पता होना चाहिए। इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, ओसाना बोल पड़ी। खैर, मुझे यकीन है कि कुछ महीने तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे ताकि तुम माजो परिवार के लड़ाकों को हराने लायक ताकतवर बन सको। लेकिन यह आसान नहीं होगा। ओसाना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एडम को गौर से देखा। मुझे यकीन है कि आपने काफ़ी मजबूत और अनोखी क्षमताएं हासिल कर ली हैं। अभी आपको मेरी और किसी भी नए K2 फैंटम की तरह K2 स्तर के रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सीखने की ज़रूरत है कि अपनी क्षमताओं और शारीरिक क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं और उसने गहरी सहमति में सिर हिलाया। कुछ महीने, ठीक। ओसाना ने एडम को कुछ देर तक घूरते हुए उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। वह कुछ सोच रहा था, फिर उसने पुष्टि की। हाँ, सटीक रूप से कहें तो ये ठीक 85 दिनों में है। शादी तक 3 महीने से थोड़ा कम समय है। आपकी तरह मैं अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस समय का उपयोग करने जा रही हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो मैं अभ्यास करने जा रही हूँ, ठीक है, कम से कम जब मेरे पास खाली समय होगा। एडम ने अपने आप से कुछ कहा और अपनी आखिरी लड़ाई को याद करते हुए हल्के से मुस्कुराया। ये डेमियन के खिलाफ था और उसे याद आया कि आखिर में उन्होंने क्या बात की थी। खैर, मैं प्रशिक्षण लेना चाहता था और मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक भी है। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीख जाऊं तो मैं जीत सकता हूं, तो ठीक है। उस स्थिति में हमारे पास वास्तव में शक्ति के नियम का उपयोग करके जीतने का अच्छा मौका है। ओसाना खुशी से मुस्कुराए। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन एडम के संभावित जीत के बारे में कुछ शब्द उसे यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थे कि यह पहले ही हो चुका है। ज़रूर,
तुम ये कर सकती हो, ओसाना ने उत्साह से कहा और अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया। मुझे यकीन है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ने के लिए तुम्हें कितनी ताकत की ज़रूरत होगी तो तुम देखोगे कि हमारी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एडम ने कंधे उचका दिए। जब तक वह सिल्वाना से K2 लेवल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले लेता तब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। रूजेट परिवार और मार्जो परिवार, वे दूसरे और तीसरे विंग में हैं। एडम ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। फिर उसने ओसाना पर एक नज़र डाली। 12 शाखाओं के बारे में मैं अभी भी कुछ और जानना चाहता हूँ। सभी महान परिवार 9 विंग में स्थित हैं, तो क्या उनके बीच कोई पदानुक्रम है? मेरा मतलब है, मार्जो परिवार दूसरे विंग में और बालो परिवार 8वें विंग में स्थित है। ओसाना ने अपना सिर हिलाया। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आसानी से दिया जा सके, लेकिन कुछ जटिलताओं को छोड़कर जो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ओसाना ने आगे बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। केवल 12 शाखाओं को ही महान परिवार माना जाता है। वे सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कुलीन हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते या काम करते रहते हैं। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। पंखों के आधार पर साधारण लोगों के बीच वास्तव में अंतर होता है, लेकिन 12 शाखाओं के बीच नहीं। वे सभी सबसे ऊपर हैं। एडम ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि अभी तक उन्हें 12 शाखाओं के बारे में सब कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम कुछ खाने को पाएं? एडम ने भोजन से भरी मेज को देखते हुए भौहें उठाईं। ओसाना मुस्कुराए और आगे झुक गई। जरूर मेरे प्यारे भावी पति, आप जितना चाहें खाए, मैं भुगतान करूंगी। एडम और ओसाना की बातचीत काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा था। एडम समझ गया था कि ओसाना ने ऐसा क्यों किया और वह किस स्थिति में थी। वास्तव में एडम शायद उसकी मदद करता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन ओसाना ने अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाया। एडम खुश था कि वह जानती थी कि वह क्या चाहती है और वह कोई बिगड़ी हुई कुलीन महिला नहीं थी। वह एक प्रेत थी जो उनमें से कई लोगों की तरह एक कठिन समस्या का सामना कर रही थी। एडम ने इसे हल्के में लिया। ओसाना ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह 3 महीने की ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह द रूल ऑफ पावर में सफल हो सकता है। उसके पास उसकी बात पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कोई व्यक्ति इस मामले को अधिक बारीकी से देख रहा था और पूरी स्थिति के कारण सतर्क था। अजीब बात यह है कि यह ओसाना या रोजेट परिवार नहीं था, बल्कि कोई और था जो एडम के बहुत करीब था। एडम मूर्ख नहीं था और उसे एहसास था कि स्थिति गंभीर थी, लेकिन वह लोगों को अपमानित करने के परिणामों की तुलना में अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। हजारों साधारण कॉफ़ी शॉपों में से एक में, जहां लोग हर दिन काम से पहले उठने के लिए आते थे, लकड़ी की गोल मेज पर केवल 2 कप कड़वी कॉफ़ी ही थी। कमरे के कोने में 2 लड़कियां बैठी थीं, एक ऑपरेटर थी, दूसरी फैंटम थी और हालांकि वे एक दूसरे के साथ काम नहीं करती थीं, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से परिचित थीं। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी और तनाव बहुत अधिक था, जिसे हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता था। सिल्वाना ओसाना को गौर से देख रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी निगाहें खतरनाक और तीखी थीं, जो जलन से भरी हुई थीं। दूसरी ओर ओसाना सिर्फ मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। उसने यहाँ कोई भेष नहीं पहना था, क्योंकि यह तीसरा घेरा था और किसी के द्वारा उसे पहचाने जाने की संभावना बहुत कम थी। क्यों? तुमने एडम को इस सब में क्यों घसीटा? सिल्वाना ने शांति से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में धमकी थी। वह ये स्वीकार करने को तैयार थी कि एडम चुनौतियों का सामना करने और मृत भूमि में लड़ने के लिए तैयार था। वह अब इसके बारे में चिंता नहीं करती थी और भविष्य में खूनी लड़ाई होने पर भी वह उसका समर्थन करती थी। लेकिन 2 महान परिवारों के साथ संघर्ष में आने से गढ़ में उसका जीवन और उसका परिवार भी प्रभावित हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अभी अभी अपने युद्ध साथी से मदद मांगी है। क्या इसमें कुछ अजीब है? ओसाना ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। वह जानती थी कि सिल्वाना किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। आप ये खेल खेलते रह सकते हैं, मैं इंतज़ार करूंगा, या फिर आप मेरा और अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने एडम को इस तरह क्यों फंसाया। उसने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि अब वह 2 महान परिवारों के सामने खतरे में है? ओसाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम जीत गई सिल्वाना, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। एडम नेचुरल बॉर्न फैंटम में सबसे मजबूत और सबसे प्रतिभाशाली है, जो एक कुलीन व्यक्ति नहीं है और किसी के अधीन नहीं है। वह एक स्वतंत्र पक्षी है जो केवल योग्य विरोधियों से लड़ने की परवाह करता है। ओसाना ने आगे कहा, शायद इसीलिए अभी तक किसी ने उसे भर्ती नहीं किया है। वह मृत भूमि पर जाता है, फिर हफ्तों तक ठीक रहता है, फिर वापस आकर चक्र दोहराता है। आपने भी उसमें हिस्सा लिया था, है ना? सिल्वाना ने तिरछी नज़र डाली।
ओसाना सिल्वाना के बारे में बात कर रही थी कि जब महान परिवारों ने उसे पत्र लिखा था तो उसने एडम को भर्ती करने के उनके सुझावों को अनदेखा कर दिया था। सिल्वाना, तुम एडम की संचालक हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच दुश्मनी या तनाव हो। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। हाँ, मैं 3 इच्छाओं के साथ थोड़ा मुश्किल में पड़ गया, लेकिन मैंने एडम को जो कुछ भी बताया वह सच है। ये स्थिति ओसाना के लिए खतरनाक थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में किसी के पास एडम को प्रभावित करने की शक्ति है तो वह सिल्वाना है। शायद ओसाना का भाग्य अब सिल्वाना के हाथों में था। मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी एक जटिल स्थिति है। एडम कोई महान व्यक्ति नहीं है, वह प्रतिभाशाली और मजबूत है, हाँ, लेकिन वह अभी भी एक K2 फैंटम है जो हाल ही में इस स्तर पर पहुंचा है। 2 महान परिवारों की तुलना में वह बस एक मामूली व्यक्ति है। सिल्वाना के शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन यह वास्तविकता थी। अगर एडम 12 शाखाओं का एक कुलीन व्यक्ति होता तो ओसाना के लिए खड़े होने में जोखिम होता, लेकिन उसका परिवार उसकी रक्षा करता। लेकिन अगर माजो या रोजेट परिवार इस बाधित शादी के कारण क्रोधित हो जाए तो एडम की रक्षा कौन करेगा? तुमने हमें कितनी परेशानी में डाल दिया है। मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूं और यह भी कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि यह सब बहुत खतरनाक है। सिल्वाना ने ओसाना की ओर देखा। अगर महान परिवार बदला लेना चाहते हैं तो एडम की मदद कौन करेगा? 2 लाइट नोबल्स की शादी को बर्बाद करना, जब उनमें से एक नेचुरल फैंटम हो, एक घातक पाप करने जैसा है। सिल्वाना ने हाथ हिलाते हुए आगे कहा, हाँ, वे सत्ता के शासन के परिणाम को स्वीकार करेंगे, लेकिन कौन जानता है कि उसके बाद वे क्या करेंगे? ओसाना ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। खैर, मैं भी इस बारे में सोच रहा था। माफ़ करें, लेकिन मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके थोड़ी रिसर्च की। मुझे पता है कि डेमियन को भी एडम में दिलचस्पी है। सिल्वाना झेप गया। ओसाना ने हंसकर कहा, आप जानते हैं, हर फैंटम, यहाँ तक कि नेचुरल बॉर्न वन को भी डेमियन द्वारा मदद नहीं मिलती है, जैसे जीन को जल्दी से इकट्ठा करने के लिए गोल्डन मिशन प्राप्त करना, उसके घर पर मेजबानी करना और कुछ टिप्स देना, स्थानिक विसंगति के बाद दूर के क्षेत्र से बचाया जाना, या फोर्ट नॉर्टन में प्रशिक्षण युद्ध करना। सिल्वाना ने भौहें सिकोड़ी। डेमियन मजबूत है, इसलिए वह एडम में क्षमता और प्रतिभा देखता है। इसके अलावा एडम द नेचुरल बॉर्न फैंटम, यह महत्वपूर्ण है। ओसाना ने सिर हिलाया। जरूर, मुझे पूरा विश्वास है कि डेमियन के अलावा अन्य लोग भी हैं जिनकी नज़र एडम पर है, खासकर तब जब उसने प्लेग रीपर को हरा दिया। सिल्वाना ने ओसाना की ओर देखा। वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह कुछ जानती हो जो सिल्वाना और एडम दोनों के लिए रहस्य था। मौन। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हो गया था और अब उन्हें बस एक साथ मिलकर समस्या पर काम करना था। लेकिन सिल्वाना के पास अभी भी एक सवाल था जिसका जवाब वह सुनना चाहती थी। वह अंगूठी जो तुमने उसे दी थी, क्या ये सब खेल है या तुम्हारे इरादे सचमुच गंभीर हैं? ओसाना ने कुटिल मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताइए ताकि मैं समझ सकूं और आपको जवाब दे सकूं। सिल्वाना ने दूसरी ओर देखा, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। ऐसी स्थिति में नहीं। जब एडम द रूल ऑफ पावर में जीत जाएगा तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर रुककर सिल्वाना ने धीरे से ओसाना की ओर देखा। क्या तुम सचमुच उससे शादी करने जा रही हो और उसका अंतिम नाम लेने जा रही हो? सिल्वाना ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और चिंता से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओसाना जैसी गहरी नज़र वाले व्यक्ति के लिए यह अंधकार के बीच चमकती लौ की तरह स्पष्ट था। ओसाना ने कड़वाहट से मुस्कुराया। सिल्वाना को कोई आसान जवाब देने का इरादा नहीं था। यह उस पर निर्भर है। अगर वह चाहता है कि मैं उसकी पत्नी बनूं, तो मैं ओसाना विंटर बन जाऊंगी। अगर वह चाहे तो वह एडम दी रूजेट बन जाएगा, या वह युद्ध के मैदान को छोड़ देगा, कहेगा कि उसका काम पूरा हो गया है और हमेशा की तरह डेडलैंड्स की ओर चला जाएगा। सिल्वाना ने घबराकर इधर उधर देखा और फिर दोबारा पूछा, क्या तो तुम्हारा मतलब है कि तुम एडम को शादी के लिए मजबूर नहीं करोगी? मेरा मतलब है, तुमने यह फैसला कर लिया है। ओसाना ने अपना गाल अपने हाथ पर टिकाया और उत्सुकता से सिल्वाना के चेहरे की जांच करने लगी। जब वह इतनी कमजोर थी, ओसाना सिल्वाना को अच्छी तरह से देख सकती थी। नहीं, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। तकनीकी रूप से द रूल ऑफ पावर जीतने पर शादी का सारा नियंत्रण और दुल्हन के रूप में मेरा भाग्य एडम के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि वह विजेता होगा, मुझे इस बात का यकीन है। फिर ओसाना ने आगे कहा, चाहे उसका निर्णय कुछ भी हो, मुझे, मेरे मंगेतर, रूजेट और मार्जो परिवारों को इसे स्वीकार करना होगा। हाँ, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि वह क्या चुनेगा। ओसाना मुस्कुराए और आगे झुककर सिल्वाना के चेहरे के सामने शिकारी अंदाज में अपने होंठ चाटने लगी। तुम्हें पता है, मैं ये सोचकर ही कांप उठती हूँ कि अगर वह मुझे अपना बनाना चाहे तो क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वह हमारी शादी की रात क्या करेगा?
मैं अपने पति की इच्छाओं का विरोध नहीं करूंगी, मैं एक बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी हूं। ओसाना ने सिल्वाना के कानों में अपने अंतिम शब्द फुसफुसाए, जिससे उसका दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे नहीं सोचना चाहिए था। परिणामस्वरूप उसका चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया। हा 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 हा। ओसाना ने सिल्वाना की प्रतिक्रिया का आनंद लेते हुए खूब हंसी। शांत रहो, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। सिल्वाना के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। तो तुम उसकी पत्नी नहीं बनने जा रही हो? ओसाना ने बेपरवाही से अपनी बाहें बगलों में हिला दीं। मुझे नहीं पता। मजाक को छोड़ दे तो एक महिला के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि एडम एक अच्छा विकल्प है, खास तौर पर मेरे जैसी विद्रोही कुलीन महिला के लिए। लेकिन मुझे एक महिला के तौर पर देखने की संभावना प्रेमी के तौर पर तो दूर की बात है, शून्य की ओर जाती है। सिल्वाना ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ओसाना का जवाब सुना तो उसने राहत की सांस ली। ओसाना ने अपने गाल फुला लिए और दूर देखने लगी, चौड़ी खिड़की से शहर की सड़कों और आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। ये कैसी अजीब स्थिति है। मैंने उसकी जान बचाई, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसकी मदद करने की सहमति ली। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक युद्ध साथी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे लंबे समय से प्यार करती हूँ जैसा कि कुछ महिलाओं को होता है, लेकिन फिर भी यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। सिल्वाना मुस्कुराई, ये देखकर कि ओसाना थोड़ा निराश थी। खैर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे खुशी होती कि तुम अपनी स्थिति में मदद करने के लिए तैयार एक प्रेत को खोजने में कामयाब रहे। ओसाना ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है आप सही हैं। हम देखेंगे कि 85 दिनों में क्या होता है। सिल्वाना ने भौहें उठाईं, यह नहीं समझ पाई कि क्या पूछे। वह तुम्हारी शादी का दिन है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें हर समय इसकी याद दिलाता रहता है। जवाब में ओसाना की ओर से उसे केवल हल्की सी सहमति मिली। हाँ, सिल्वाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक पल के लिए कल्पना की कि क्या होगा जब तुम्हारे परिवार को पता चलेगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। यह एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। पूरी बातचीत में पहली बार ओसाना ने सिल्वाना से सहमति जताई, उसके चेहरे पर वही कुटिल मुस्कुराहट दिखाई दी। ठीक है, उनके चेहरे, वे अविस्मरणीय चेहरे के भाव होंगे। वे हैरान, क्रोधित और अहंकारी होंगे। उनमें से कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि मुझे द रूल ऑफ पावर में जीतने में सक्षम एक फैंटम मिल गया है। लेकिन ओसाना अपनी बात पूरी करना चाहती थी, लेकिन सिल्वाना ने उसे बीच में रोक दिया, जो जानती थी कि ओसाना क्या सोच रही थी। आपकी यात्रा साम्राज्य पर जारी है, लेकिन जब आदम प्रकट होगा तो जीत की निश्चितता फीकी पड़ जाएगी और उनके दिलों की गहराई में चिंता भर जाएगी। 2 कप कॉफ़ी। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अभी तक एक भी घूंट नहीं पी थी। उनकी बातचीत का विषय इतना महत्वपूर्ण था कि किसी भी चीज़ से उनका ध्यान भटकना संभव नहीं था, लेकिन अब सब कुछ तय हो चुका था। ओसाना ने शान से प्याला उठाया और कड़वे पे का एक घूंट लिया। किसी न किसी तरह वह शिष्टाचार के उन नियमों से पूरी तरह बच नहीं सकती थी जो उसे एक कुलीन महिला के तौर पर सिखाए गए थे। हालांकि सिल्वाना की हरकतें ज़्यादा अलग नहीं थीं, इसमें कुछ खास नहीं था। अब तो बस 85 दिन इंतजार करना बाकी है ना? ओसाना ने कब से नजरें उठाकर सिल्वाना की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सिल्वाना मुस्कुराए। हाँ, वास्तव में मैं खुश हूं कि ऐसा हुआ। ओसाना ने असमंजस में भौहें उठाईं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सिल्वाना ने कंधे उचका दिए। 85 दिन, ये बहुत लंबा समय है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये केवल 3 महीने हों, लेकिन एडम के लिए यह आधे से अधिक समय है जब वह फैंटम रहा है। सिल्वाना ने आगे कहा, उसके पास गढ़ में करने के लिए बहुत सी योजनाएं थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मृत भूमि में वापस जाने से पहले 2 सप्ताह भी इंतजार नहीं करेगा। हालांकि अब उसे के 2 बनने के तुरंत बाद 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। यह उसके भविष्य के लिए अच्छा है, मुझे इस बात का यकीन है। ओसाना की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं। वैसे उन्होंने इसका भी जिक्र किया, उनका प्रशिक्षण कब शुरू होगा? मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अगर यह 1 हफ्ते में हो जाए तो ठीक रहेगा। उसके सवाल पर सिल्वाना ने अपना कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया और उससे हाथ मिलाया, अपनी कलाई उसके सामने खोल दी। उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखी। ओह, अच्छा हुआ तुमने पूछा। मुझे जल्दी करना चाहिए, सब कुछ 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे भी अब निकल जाना चाहिए, सिल्वाना ने शांति से कहा और जल्दी से अपनी कॉफ़ी खत्म की और बाहर निकलने की ओर भागी। ओसाना ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वाना अपना व्यवहार इतना बदल देगी और शांत मोड से भागती हुई हरकत करने लगेगी। उसने सिल्वाना को रोकने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय ओसाना ने उनकी बातचीत पर विचार करते हुए अगला घूंट पी लिया। माफ़ कीजिए, क्या आप कुछ और भी ऑर्डर करेंगे? अचानक एक वेटर ओसाना के पास आया और उसकी नज़र उससे हटकर खाली कॉफ़ी के कप पर पड़ी। ओसाना ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ,
कुछ मिठाई, तुम्हारी पसंद की कोई भी मिठाई। ओसाना ने हाथ हिलाया। वेटर ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे आश्चर्य है कि एडम किसके साथ प्रशिक्षण लेने जा रहा है। ये भी कोई खास व्यक्ति ही होगा। मुझे पता लगाना होगा, ओसाना ने सोचा। कदम कदम कदम। इस समय सिल्वाना जल्दी से एक कार बुला रही थी क्योंकि अभ्यास स्थल इस कॉफ़ी शॉप से काफ़ी दूर था। ट्रॉन हमेशा अपने व्यवसाय को गंभीरता और सख्ती के साथ करता था। ठीक है, अगर वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता, जिसे करने के लिए उसे राजी करना मुश्किल था। सिल्वाना ने घबराकर अपने होंठ काटे। अरे जल्दी करो, अगर मैं देर से आई तो सिर्फ मैं ही नहीं, एडम भी। सिल्वाना ने मन ही मन कहा। उसे एहसास हुआ कि ट्रॉन एक सख्त आदमी था।